हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी टीआईपी के बारे में, अबाउट द सेक्शंस 6 एंड 7, जिसमें हमने देखा था टीआईपी का। हमने कंप्लीट लॉ देखा था कि उसको कैसे कंडक्ट किया जाता है, कौन कंडक्ट उसको करवाता है, उसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है। और आपको उसको सेक्शन 54 और BNSS के साथ आपको उसको रीड करना है, राइट। उसके बाद हमने देखा था सेक्शन 8, सेक्शन 8 ऑफ द BSA विच टॉक्स अबाउट द कॉन्स्पिरेसी। उसमें हमने देखा था जो भगवान स्वरूप वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में, उसमें उन्होंने बताया था कि आप सिर्फ नेगेटिव इन्फ्लुएंस आप ले सकते हो। आप उसका सेक्शन 8 का आप सिर्फ नेगेटिवली इसको यूज कर सकते हो, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ कि ये प्रूव करने में कि वो पर्सन कॉन्स्पिरेसी का पार्ट नहीं था या कॉन्स्पिरेसी ही नहीं थी। आप इस तरीके से उसको यूज नहीं कर सकते, राइट। हम आगे मूव करते हैं। सेक्शन 9 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, विच वॉज बिफोर सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। इट इज ऑल्सो स्टेट दैट द इट इज द section 9, which is also talk about the residuary. It is a residuary section. अगर आप इसकी स्टार्टिंग में आप इसको रीड करोगे, फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट आर रेलिवेंट। हमने सेक्शन 3 में देखा था, जिसमें बताया गया था ऑफ नो अदर्स, कि इनके अलावा कोई भी एविडेंस रेलिवेंट नहीं है। बट यहाँ पे कह रहे हैं फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट आर रेलिवेंट। सो इट इज द रेजिडुअल सेक्शन। जो चीजें 3 4 से लेके 50 तक BSA में कवर नहीं हो रही, वो इसमें कवर हो रही हैं जो चीजें, राइट। सो कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो इनमें कवर नहीं हो रही, बट उसको फिर भी रेलिवेंट किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपको प्री में पूछ लेते हैं, विच सेक्शन इज द रेजिडुअरी सेक्शन in case of the irrelevancy. So it is the section 9, right? uh, Close one. If they are inconsistent, if they are inconsistent with any fact in issue or a relevant fact, it states about the inconsistency, right? कोई भी ऐसा एविडेंस कि जो कि और चीजों के एविडेंस से या किसी रेलिवेंट फैक्ट से या फैक्ट इन इशू से इनकंसिस्टेंट बता रहा है। फॉर एग्जांपल प्ली ऑफ एलाबाई, प्ली ऑफ एलाबाई, इसका क्या मतलब होता है? एल्सवेयर। जैसे हमने बात की थी, जैसे दृश्यम मूवी में क्या सीन था कि मर्डर हुआ गोवा में, बट वो थे किसी आश्रम में, उसी समय उसी जगह। तो इनकंसिस्टेंसी होगी, मींस कि जहाँ पे आपको ब्लैक कोई रेलिवेंट फैक्ट या कोई फैक्ट इन इशू ब्लैक है, तो वहां पे ऐसा एविडेंस दे देना कि वो बिल्कुल ही अपोजिट हो जाए, इनकंसिस्टेंट हो जाए, वाइट हो जाए, राइट। सो बट कई जगह ग्रे एरियाज भी होते हैं। सेकेंड पॉइंट इज, इफ बाय themselves or in connection with other facts they make the existence or non-existence of any fact in issue or relevant fact highly approbable or improbable. It talks about the highly, आपने हाईली वर्ड साथ लिखना है, हाईली अप्रोबेबल और हाईली इम्प्रोबेबल, राइट। तो कुछ इसमें इसमें जो कुछ ग्रे एरियाज रह जाते हैं, इट हाईली प्रोबेबल मीन्स कुछ आपने कोरोबोरेटिव एविडेंस ऐसे दे दी, राइट। हाईली इम्प्रोबेबल कॉन्ट्राडिक्शंस, राइट। तो इसके बारे में बात करते हैं हम कि फॉर एग्जांपल, इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं कि एक कोई आई विटनेस ने कोई एफआईआर करवाई, आई विटनेस ने कोई एफआईआर करवाई, उसमें ABC ने ऑफेंस किया था, बट आई विटनेस ने सिर्फ A और B का नाम लिखवाया, C का नाम नहीं लिखवाया। सो इट इज हाईली इम्प्रोबेबल कि जो आई विटनेस का वो एविडेंस दे रहा है कि वो सच नहीं है, ठीक है जी। तो ये
लेटेस्ट केस लो था स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रघुवीर सिंह। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रघुवीर सिंह। इसमें कहा गया था omission to name in the FIR becomes relevant under section 11 of the Indian Evidence Act, which is now section 9 of the BSA, right? अगर आप omit करते हो FIR में नाम देने के लिए तो वो चीज relevant हो जाती है as it makes the existence of complainant's eyewitness account highly improbable, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी बेसिस पे एक्यूज को रिहा कर दिया था, बिकॉज इस केस में सिर्फ आई विटनेस ही इंपॉर्टेंट एविडेंस था, एक सब्सटेंटिव एविडेंस था। बट जब उसको ही हम इम्पीच कर दें कि उसकी क्रेडिबल वैल्यू को हम उसको डिमिनिश करते हैं, तो आप उसका एविडेंस कोर्ट एडमिसिबल नहीं करता है, राइट। तो अगर आप एफआईआर में सभी का नाम नहीं लिखवाते, किसी एक का नाम लिखवाते हो या किसी का नाम आप नहीं लिखवाते, तो उसका जो स्टेटमेंट है, उसका जो एविडेंस है, रेलिवेंट फैक्ट है, वो क्या हो जाएगा, हाईली इम्प्रोवेबल। सो इट इज ऑल्सो रेलिवेंट एविडेंस, राइट, अंडर सेक्शन 9। अगर हम बात करते हैं प्ली ऑफ एलाबाई की, इसमें कई बार प्रेपोजिशन, इसमें कई बार प्रेपोजिशन बना के या आपसे सीधा शॉर्ट नोट बना के प्ली ऑफ एलाबाई के ऊपर कई बार क्वेश्चन आए हैं, राइट। तो आप इसमें आप लिख सकते हो प्ली ऑफ एलाबाई, प्ली ऑफ एलाबाई, इट इज द लैटिन वर्ड विच मीन्स एल्सवेयर, राइट। विगमोर ने, विगमोर इज द जूरिस्ट, इन्होंने कहा था कि इन्होंने डेफिनेशन दी थी प्लियोफिलाबाई की कि उसका क्या एग्जैक्ट क्या मीनिंग हो जाता है। तो उसको मैं शॉर्टकट करते हुए मैं आपको उसको बता देता हूँ। इन्होंने कहा था कि जहाँ पे आपका इन पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेजेंस ऑफ द पर्सन एट अ सर्टेन टाइम और प्लेस, ये दो चीजें हैं कि इन उसी समय उसी जगह पे जहाँ पे उस पर्सन की फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी है, तो आप उसे अपनी ऑफ एलाबाई का दर्जा दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑफेंस हुआ एट 2 PM, ठीक है जी, एट दिल्ली, 2 बजे दिल्ली में ऑफेंस हुआ, बट मैं चंडीगढ़ था 2 बजे, ठीक है जी। तो इट इज हाईली इम्प्रोबेबल कि मैंने ऑफेंस किया होगा, बिकॉज मैं तो वहाँ नहीं था। बट अगर कोई ऐसा एविडेंस है कि फॉर एग्जांपल कि मैं 10 बजे, 10 o'clock मैं चंडीगढ़ में था, ठीक है, तो इट इज हाईली, वहां पे वर्ड क्या लिखा हुआ था, हाईली। तो हाईली इम्प्रोबेबल या नहीं हो जाता, क्योंकि 4 घंटे में मैं दिल्ली पहुंच सकता हूँ, राइट। सो इट इज नॉट हाईली इम्प्रोबेबल कि मैं वहां हूँ, मतलब वहां मैं नहीं हूँ, राइट। सो अगर जब भी आपको प्ली ऑफ एलाबाई एस्टेब्लिश करनी है, तो आपको, तो आपकी सर्टेनिटी होनी चाहिए कि आप वहां हो ही नहीं सकते, फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी ये सर्टेन होनी चाहिए, कोई इफ और बट वहां पे नहीं होना चाहिए, राइट। अगर मैं बात करूं कि प्ली ऑफ एलाबाई को कौन प्रूव करेगा, सो इट इज वेरी जनरल थिंग कि जो एजर्ट कर रहा है वही अपना अप्रूव करेगा। सो बर्डन ऑफ अप्रूव किसके ऊपर है, एक्यूज के ऊपर, जो कह रहा है, जो पर्सन एजर्ट कर रहा है कि मैं वहां नहीं हूँ, राइट। बात करें कि इसका स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या होगा,
हमने एक बात की थी कल कि स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या होगा। स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ का मतलब मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ का क्या मतलब होता है। तो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या होगा, हमने देखा था क्रिमिनल लॉ में का जो एक जूरिस्प्रूडेंस है, उसका जो एक जूरिस्प्रूडेंस है वो क्या है कि प्रोसिक्यूशन को अपना केस प्रूव करने के लिए उसके ऊपर स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। उसे अपने केस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अप्रूव करना है। बट जहाँ पे कुछ ऐसी चीज है जो एक्यूज्ड को प्रूव करनी है, उसके ऊपर स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ होता है अ प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। ऐसा क्यों है? बिकॉज एक्यूज्ड पहले से प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस को कैरी कर रहा है। तो डेट्स वाई उसको हल्का सा बताना है कि उसको हल्का सा डाउट क्लियर करना है। ठीक है, तो उसको एक्विटल वहां पे मिल जाएगा। बट प्रोसिक्यूशन को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अप्रूव करना है। सो एज ए जनरल रूल, अगर एक्यूज के ऊपर बर्डन है तो उसको तो प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी अप्रूव, इतना ही स्टैंडर्ड अप्रूव करना पड़ेगा, राइट। बट इन द केस ऑफ द प्ली ऑफ एलावे देयर आर वेरियस जजमेंट्स जिन्होंने कहा था कि जो बर्डन, जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ होगा एक्यूज के ऊपर, वो प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। एक्यूज्ड को जब भी उसने प्ली ऑफ एलाबाई को एस्टैब्लिश करवाना है तो उसे एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, एब्सोल्यूट सर्टेनिटी तक उसको प्रूव करना पड़ेगा। इट मींस इट इज नॉट द प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। उससे उससे ज्यादा अप्रूव करना पड़ेगा, बिकॉज इससे क्या है, इट इज द कंप्लीट डिफेंस। अगर मैं बात करूं कि ये एक सबसे कोजेंट डिफेंस है अगर एक्यूज ने अपनी लाइबिलिटी को खत्म करवाना है। बिकॉज अगर उसने ये चीज प्रूव कर दी तो उसके ऊपर केस बनता ही नहीं है, राइट। तो इट इज नॉट प्रीपोंडेंस। उससे ये बताना है कि मैं तो जी वहां पे उस समय था ही नहीं और मैं पहुंच भी नहीं सकता था। दो चीजें हैं, था भी नहीं और वहां पे मैं हो भी नहीं सकता था। तो ये उसका स्टैंडर्ड ऑफ अप्रूव हो जाता है। अभी एक प्रपोजिशन आती है मेंस क्वेश्चन में, कई बार आपसे पूछी जाती है कि फॉर एग्जांपल कि एबीसी तीन एक्यूज हैं। ये कहता है कि जी मैं तो चंडीगढ़ में था, मैं तो दिल्ली में नहीं था उस समय। और ये कह रहा है कि मेरे साथ जी बी भी मेरे साथ ही था। तो आप ए और बी को, मेरे को, हम दोनों को आप छोड़ दो। तो एक चीज है कि जब भी प्ली ऑफ एलावे स्टैब्लिश करनी है, हर पर्सन को अपनी प्ली ऑफ एलावे खुद से स्टैब्लिश करनी पड़ेगी। सो इट मीन्स आप एक पर्सन की प्ली ऑफ एलावे प्रूव करने के साथ साथ आप उसका बेनिफिट अदर को एक्यूज को आप नहीं दे सकते। एम आई क्लियर ऑन दिस पॉइंट? कि आप क्लियर उसके साथ आप नहीं दे सकते। लास्ट पॉइंट आता है कि जो हमारी प्ली ऑफ एलाबाई है, अगर ये अप्रूव नहीं होती, अगर ये अप्रूव नहीं होती, सो इट इज ऑलवेज से दैट प्ली ऑफ एलाबाई इज अ डबल एज स्वॉर्ड। डबल एज्ड स्वॉर्ड मीन्स दोनों तरफ से तीखी है। इट मीन्स कि अगर एक्यूज ने अप्रूव नहीं किया तो उसके अगेंस्ट ये चीज चली जाएगी। ठीक है, अगर उसने प्रूव कर दिया देन इट इज फाइन, देन इट विल गो अगेंस्ट द प्रोसिक्यूशन वर्जन। अगर ये अप्रूव नहीं कर पाता है तो प्रोसिक्यूशन का वर्जन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इट इज अ डबल एज स्वॉर्ड। तो इट इज अ कंप्लीट लॉ अपॉन द प्ली ऑफ एलाबाई। जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ था, जो हमारा इसमें स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ था, ये कई केस लॉज में इसको डिस्कस किया गया था कि आपको कितना प्रूव करना है, नॉट द प्रीपोंडेंस बट अपॉन द एब्सोल्यूट सर्टेनिटी अपॉन द हायर लेवल ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, राइट। सो इट इज इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस नरसिंह राव 1984 सुप्रीम कोर्ट। 1984 सुप्रीम कोर्ट, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस नरसिंह राव, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस नरसिंह राव 1984 सुप्रीम कोर्ट, and also in the case of Narendra Singh versus state of MP
नरेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2004 सुप्रीम कोर्ट। राइट। और जो हमने मीनिंग के बारे में बात की थी, इसको एक केस लॉ में भी बात की गई थी। इट इज द केस लॉ ऑफ स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार। स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार 1986 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें बताया गया था कि आपको फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी को आपको अप्रूव करना है जब भी आपको प्ली ऑफ एलाबाई एस्टैब्लिश करवाना है। सो इट इज स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार 1986 सुप्रीम कोर्ट। राइट। एंड जो हमने बात की थी कि को एक्यूज के ऊपर क्या आप एक पर्सन का प्ली ऑफ एलाबाई को आप दूसरे को बेनिफिट दे सकते हो, आप बेनिफिट नहीं दे सकते। सो इट वाज मेंशन इन द केस लॉ ऑफ बी पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। बी पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2004 सुप्रीम कोर्ट। राइट। तो इट इज द कंप्लीट लॉ अपॉन द प्ली ऑफ एलाबाई। इसके बाद हम आगे मूव करते हैं। अगर आप इसकी इलस्ट्रेशन को रीड करोगे, द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड अ क्राइम एट चेन्नई ऑन अ सर्टेन डे। जो उसकी सेक्शन के अंदर इलस्ट्रेशन है। द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड अ क्राइम एट चेन्नई ऑन अ सर्टेन डे। द फैक्ट दैट ऑन दैट डे, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो, ऑन दैट डे ए वॉज एट लद्दाख इज रेलिवेंट। The fact that near the time when the crime was committed, A was at a distance from the place where it was committed, which would render it highly को आप सर्कल कर सकते हो, highly improbable though not impossible। हाईली improbable है, नॉट इम्पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एरोप्लेन वगैरह या कुछ भी ऐसा, क्योंकि इन फ्यूचर कुछ ऐसी कुछ टेक्निक्स आ सकती है ना। राइट। दैट ही कमिटेड इट इज अ रेलिवेंट फैक्ट। तो राइट। तो आप इसको अच्छे से अपना क्वेश्चन प्ली ऑफ एलाबे पे बना सकते हो। ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करें मेंस में तो ये डेफिनेटली आएगा, चाहे आपसे सीधा शॉर्ट नोट बना के पूछ लें या आपको प्रपोजिशन बना के आपसे पूछ लें, और इंटरव्यू में भी आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज सेक्शन, और प्री में भी आ जाता है विच सेक्शन डील्स विद द प्ली ऑफ एलाबे, सेक्शन 9। Next is section 10. Facts tending to enable the court to determine amount are relevant in suits for damages. In suits in which damages are claimed, any fact which will enable the court to determine the amount of damages would which ought to be awarded is a relevant fact. So अगर कुछ ऐसा कुछ भी है, ये चीज पहले किसमें थी, सेक्शन 12 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। इसमें बताया गया भी ऐसी कुछ भी चीज है कि जो हमें हेल्प करती है कोर्ट को एसरटेन करने में कि वो कितना डैमेजेस दे, सो दैट वुड बी आल्सो बी द रेलिवेंट फैक्ट। यहाँ पे वर्ड यूज है डैमेजेस। डैमेजेस इज ऑलवेज अ वर्ड ऑफ सिविल लॉ। सिविल लॉ। तो क्रिमिनल लॉ में क्या वर्ड है जी? क्रिमिनल लॉ में वर्ड है फाइन। ओके। सो सेक्शन 12 सेक्शन 10 ऑफ द बीएसए टॉक्स अबाउट द सिविल लॉ, क्योंकि वहां पर वर्ड लिखा है इन सूट्स। सूट्स इज, मैंने आपको कल बताया था कि सूट्स जहां लिखा हो दैट नोट्स द सिविल प्रोसीडिंग्स, राइट, नोट द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। ओके।
सो दैट इज द लॉ ऑफ डैमेजेस, तो वो चीज रेलिवेंट होगी। नेक्स्ट इज सेक्शन 11, फैक्ट्स रेलिवेंट व्हेन कस्टम राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन, where the question is to existence of any right or custom, the following facts are relevant। हाँ जी, जब भी कुछ हमने ये क्वेश्चन को डिटरमाइन करना है कि क्या कोई चीज कस्टम है या क्या कोई चीज राइट है या नहीं है, तो आप किस चीज को देख के किस चीज को रेलिवेंट मानोगे, राइट? क्या उसके ऊपर एविडेंसेस आएंगे, राइट? So section 11 talks about any transaction and B point is particular instances। तो सबसे पहले बताती है कि कस्टम होते क्या है। What do you mean by custom? What do you mean by word custom? अगर हम कस्टम की बात करें कि कस्टम का फॉर एग्जांपल सबसे एक ये बताया गया था जॉन मेन्स ने कि सबसे पहले हमारी एक हैबिट बनती है। हैबिट बनने के बाद जब ये हैबिट सभी लोगों कलेक्टिव पीपल की बन जाती है तो उसे कहते हैं यूजेस। जब यूजेस इतनी एंटिक्विटी क्लाउड इन एंटिक्विटी हो जाती है, देन इट बिकम्स द कस्टम। ठीक है जी। जब कस्टम लेजिस्लेचर रिकॉग्नाइज कर देता है, उसको ऊपर लॉ बना देता है, तब तब वो क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है। सो कस्टम का क्या सीन होता है कि कस्टम इतने पुराने होते हैं कि हमारे पास कुछ पता ही नहीं होता अभी कस्टम ये हमारे पास एक स्पेसिफिक या एक कुछ पर्टिकुलर नहीं होता कि कस्टम यहाँ से शुरू हुए थे। बिकॉज इसका जो एसेंशियल्स हैं कस्टम के वो ऐसे हैं कि फर्स्ट चीज कि एक ये एंशियंट होने चाहिए कि हमें भी पता ना हो ये भी कब से शुरू हुए थे। ठीक है जी। उसके बाद ये कंटिन्यूस तब से लेके अब तक ये चल रहे हों। ऐसा ना हो कि फॉर एग्जाम्पल 100 साल से चल रहे थे और बीच में 20 साल वो रुक गए, है ना, 20 साल वो डिसकंटिन्यू होंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। थर्ड इज कि वो रीजनेबल होने चाहिए, नॉट अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी और द या उसको लॉ ने उसको फोरबिड ना किया हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे पहले देवदासी सिस्टम था, प्रोस्टिट्यूट्स को रखना, राइट? तो इट इज इमोरल और अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, सो उसको हम कस्टम नहीं कह सकते, इट इज नॉट द वैलिड कस्टम। और एक चीज क्या होनी चाहिए कि लोग सभी लोग उसे फॉलो कर रहे हो, ऐसा ना हो कि लोगों के ऊपर ऑप्शन उनको ऊपर ऑप्शन हो कि उनको चाहे वो फॉलो करें चाहे ना करें, ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों के ऊपर एक कंपल्शन हो कि आपको ये चीज फॉलो करनी ही करनी है, राइट? और जो आपका कस्टम है वो एक सर्टेन एंड डेफिनेट होना चाहिए, ऐसा ना होना चाहिए कि आप कंफ्यूजिंग वो कस्टम है भी है नहीं है किस प्रकार से है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देन ओनली इट बिकम्स द कस्टम। सो इसके बाद हमें ये चीज क्लियर होगी भी कस्टम को प्रूव करने के लिए जैसे हम क्या कहेंगे कि अगर अगर कोई क्वेश्चन आ गया कि क्या ये चीज कोई फलाना चीज भी कस्टम है, तुम क्या कहेंगे भी हाँ जी ये हम भी फॉलो कर रहे हैं, हमारे पूर्वज भी फॉलो कर रहे थे। ठीक है। तो हम ये क्या हो गया, हियर से एविडेंस हो गया कि हमें तो हमारे पूर्वज ने बताया। अगर हम अपने पूर्वज से पूछें, ग्रैंड फादर से पूछें या ग्रेट ग्रैंड फादर से पूछें भी क्या ये कस्टम है, तो वो क्या कहेंगे भी हाँ जी ये हमें भी बताया गया था, हमारे दादा परदादा ने भी ये चीज कस्टम थी। तो इट मीन्स कि इसका एविडेंस क्या आएगा, हियर से एविडेंस ही आ रहा है। आप इसको कैसे प्रूव करोगे, हियर से एविडेंस से ही आप इसको प्रूव कर पाओगे। बिकॉज नहीं पता कस्टम कैसे बने, किसने बनाए, राइट? सो अगर हम बात करें कि कस्टम को आप अप्रूव कैसे करोगे, तो हमारा जो सेक्शन 11 है इट टॉक्स अबाउट कि आप कस्टम को प्रूव करोगे कोई ट्रांजैक्शन का हवाला देके या किसी इंस्टांस का हवाला देके। सो इट मीन्स ये बात कर रहे हैं टेंजिबल एविडेंसेस की। क्या एविडेंस लॉ में कई और मेंशन है कि आप कस्टम को आप कैसे प्रूव करोगे? यस, बिल्कुल गिवन है।
सेक्शन 26 क्लोज डी, जिसमें बताया गया है कि ऐसे कोई पर्सन जो अभी जो डिस्प्यूट होने से पहले वो कुछ बता के गए और अभी वो जीवित तो नहीं है, या उनकी कोर्ट में अपीयरेंस हम नहीं करवा सकते, इन इनकेपेबल ऑफ गिविंग एनी एविडेंसेस है, राइट। तो वहां भी आप रेलिवेंट करवा सकते हो उनकी स्टेटमेंट को। तो इट इज द हियरसे एविडेंस, राइट। क्या कहीं और मेंशन है? बिल्कुल मेंशन है। सेक्शन 42 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसमें भी हियरसे एविडेंस की ही बात की गई है, राइट। कि आप ऐसे पर्सन को आप उनका एविडेंस ले सकते हो जिनको नॉलेज है इसके बारे में। तो दिस इज द लॉ कि आप कस्टम को कैसे प्रूव करोगे। जब भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो वो आपने सिर्फ सेक्शन 11 तक आपने सीमित नहीं रहना है, आपने सभी एंगल्स को आपने कवर करना है। बिकॉज इसमें क्या होता है कि आप मेंस में हाईएस्ट मार्क्स तभी स्कोर कर सकते हो जब आपकी इंटरलिंकिंग स्ट्रांग होगी, जब आपको पता होगा कि मैं इसको यहाँ भी और इसमें भी इसको मैं ऐड कर सकता हूँ, लिंक कर सकता हूँ, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज राइट। कस्टम लिखा ना, कस्टम और राइट। राइट का क्या मतलब हो गया कि किसी का ये हक है या नहीं है, राइट। अगर आप इसकी इलुस्ट्रेशन पढ़ोगे क्योंकि राइट्स टू टाइप्स के होते हैं। आप इसको प्रूव कर सकते हो लाइक द टेंजिबल, या हम कह सकते हैं कॉर्पोरियल, कॉर्पोरियल कॉर्पोरियल राइट्स। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ भी ये घर मेरा है, तो राइट, इट इज ए कॉर्पोरियल राइट। और एक होता है इनकॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल इट मीन, अगर मैं फॉर एग्जांपल कहूँ कि आई हैव द राइट ऑफ फिशिंग, सो इट इज इंटेंजिबल, आप इसको कह सकते हो, राइट। सो इट इज इनकॉर्पोरेटेड। तो सेक्शन 11 किससे डील करता है क्या ये सिर्फ कॉर्पोरियल से डील करता है या इनकॉर्पोरियल से डील करता है? सो इट टॉक्स अबाउट द बोथ। एक केस लो हुआ था गुज्जू लाल वर्सेस फतेह लाल। उन्होंने कहा था कि सेक्शन 11 की जो एक इलस्ट्रेशन है, अगर आप इसको रीड करोगे, इट टॉक्स अबाउट द राइट ऑफ फिशरी विच इज द इनकॉर्पोरियल राइट। तो इन्होंने गलत इंटरप्रिटेशन की, वो कहते हैं भी इलस्ट्रेशन में सिर्फ इनकॉर्पोरियल का जिक्र है, तो सेक्शन 11 सिर्फ इनकॉर्पोरियल राइट्स की ही बात करता है, बट ऐसा नहीं है। दो इलस्ट्रेशन तो आपको कुछ एक्सप्लेन करने के लिए होती है, वो किसी भी सेक्शन को रिस्ट्रिक्ट या लिमिट नहीं करती, राइट। सो इट इज नॉट लिमिटेड टू इनकॉर्पोरियल राइट्स ओनली। ये क्वेश्चन ना प्री में कई बार आया है, सो हमें ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि सेक्शन 11 टॉक्स अबाउट द बोथ कॉर्पोरियल राइट्स एंड इनकॉर्पोरियल राइट्स। अगर हम बात करते हैं सेक्शन 11 में कि आप उसको कैसे प्रूव करोगे, लिखा है ना, एनी ट्रांजैक्शन बाय विच राइट और कस्टम इन क्वेश्चन was created, claimed, modified, recognized, asserted or denied or which was inconsistent with its existence, राइट। तो आप इसको एनी ट्रांजैक्शन से आप इसको अप्रूव कर सकते हो। एनी ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कोई भी चीज जो कंप्लीट है, जो चीज कंप्लीट है। फॉर एग्जांपल कोई एक जजमेंट है, वो बताती है कि हाँ जी इस पर्सन का राइट है, इस पर्सन का राइट है कि ये जमीन इसकी है, तो इट इज रेलिवेंट, राइट। और एनी इंस्टांस मीन्स कि मैंने कोई या किसी भी चीज में कोई रेफरेंस किया, मैंने कुछ प्रोसीडिंग्स में रेफरेंस किया, या मेरी सिर्फ एक सूट में प्लेंट मेरी, वो क्या है, एक इंस्टांस है कि जो जिक्र करता है या क्लेम करता है या असर्ट करता है, राइट। सो आप उससे आप किसी भी कस्टम हो या राइट को आप अप्रूव कर सकते हो, एंड सच एविडेंसेस वुड बी रेलिवेंट एविडेंसेस,
राइट। अगर आप इसमें देखोगे कि हमने पहले ए क्लोज को रीड किया था, अगर आप क्लोज बी को रीड करोगे, पर्टिकुलर इंस्टांस इन विच राइट और कस्टम वॉज अक्लेम्ड, इसमें वर्ड अक्रेटेड नहीं लिखा है ना, ऊपर लिखा था क्रेटेड लिखा था, इसमें वर्ड से तक क्लेम लिख दिया। asserted, claimed, recognized or exercised, or in which its exercise was disputed, asserted or departed from। It means कि किसी भी इंस्टांस से आप कोई भी राइट या कस्टम, ठीक है, जो आपको जो कोई भी ऐसा इंस्टांस जो राइट या कस्टम को क्रिएट करते हो, मॉडिफाई करते हो या डिनाई करते हो, दैट वुड नॉट बी रेलिवेंट। बट अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसी है जो क्रिएट, मॉडिफाई या डिनाई करती है, दैट वुड बी रेलिवेंट, राइट। बट उस इंस्टांस में वो चीज रेलिवेंट नहीं होगी। सो इसमें ना एक चीज थी कि अगर आप सेक्शन, एक इसमें ना कंफ्यूजन की थी कि जो सेक्शन हमारा 37 है, सेक्शन 37 और BSc, जो जो ये कहता है कि कोई भी जजमेंट जो आपको हम बता रहे हैं, ठीक है, और जो रेलिवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू से संबंधित नहीं है, दैट जजमेंट वुड नॉट बी रेलिवेंट जजमेंट, राइट। अगर आप सेक्शन 37 को ओपन करोगे, वो कहता है जजमेंट्स, ऑर्डर्स और डिक्रीज, ठीक है। ये एक कंप्लीट एक चैप्टर है सेक्शन 34 से लेके सेक्शन 38 तक। सो हमारा सेक्शन 37 कहता है जजमेंट्स, ऑर्डर्स और डिक्रीज अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 34, 35, 36 आर इररेलीवेंट। कोई भी ऐसी चीज वो इर जजमेंट, वो ऐसी कोई जजमेंट इररेलीवेंट होगी अनलेस, चाहे अनलेस कि वो जजमेंट फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट से जुड़ी हो, ठीक है जी। सो इट मीन्स कि सेक्शन 13 तो कहता, सेक्शन हमारा 11 तो कहता है भी सारी जजमेंट्स रेलिवेंट है। ये कहता है भी जो सिर्फ सेक्शन 34, 35, 34, 35, 36 या जो अदर प्रोविजन है रेलिवेंसी के, अगर उनसे उनके साथ संबंधित है फिर ही रेलिवेंट है। सो इनमें से कौन सा प्रोविजन प्रिवेल करेगा? सो इन द लैंडमार्क केस लॉ ऑफ स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस राधे श्याम, राधे कृष्ण सिंह, स्टेट ऑफ बिहार, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस राधे कृष्ण सिंह, इट इज द केस लॉ ऑफ 1983 सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने बताया था जो सेक्शन 11 में ट्रांजैक्शन वर्ड यूज है, इट विल नॉट इंक्लूड, इट डज नॉट इंक्लूड जजमेंट्स इफ it does not qualify the essentials of section 37 BSA। so it means अगर वो section 37 में वो जजमेंट रेलिवेंट नहीं हो रही, तो आप उसको सेक्शन 11 का रास्ता दिखा के रेलिवेंट नहीं करवा सकते, राइट। so it is the law upon the section 11। next, section 12, सेक्शन 12 ऑफ द BSc which was before सेक्शन 14 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। ये बात करता है स्टेट ऑफ माइंड। अगर आप इसकी हेडिंग रीड करोगे, फैक्ट्स शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी और बॉडली फीलिंग्स। इट मीन्स कि जैसे मैंने बात की थी ना, जो जर्मी बेंथम की जो फैक्ट की एक डेफिनेशन थी, उसने बताया था फिजिकल फैक्ट्स होते हैं और एक साइकोलॉजिकल फैक्ट्स होते हैं, ठीक है। जो फिजिकल फैक्ट्स होते हैं इनके इनके ऊपर तो हमारे पास डायरेक्ट एविडेंसेस होते हैं, बट जो साइकोलॉजिकल एविडेंस फैक्ट्स होते हैं, इनके ऊपर हमारे पास डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं होते। बिकॉज अगर मेरी कोई ऐसी इंटेंशन है कि मैंने उसको या मैंने रोबरी करनी है, या मेरी कुछ ऐसी कोई इलविल है, या मेरी कुछ कोई गुड फेथ है, तो आप उसको कैसे प्रूव करोगे? आप उसको प्रूव करोगे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस देके, राइट। तो वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने पहले बात की थी मोटिव के बारे में,
ओकेजन के बारे में। तो सेम चीज इसमें है कि आप स्टेट ऑफ माइंड की उस पर्सन का क्या स्टेट ऑफ माइंड था, तो वो चीज भी आप उसका एविडेंस दे सकते हो। एंड सेक्शन 12 हमारा उस चीज को रेलिवेंट करवा रहा है, राइट। फैक्ट्स showing the existence of any state of mind, such as intention, knowledge, good faith, negligence, rashness, ill will, or goodwill towards any particular person, or showing the existence of any state of body or bodily feelings are relevant when the existence of such state of mind or bodily feeling is in issue or the relevant, राइट। सो आप उसको रेलिवेंट करवा सकते हो, आप उसका एविडेंस दे सकते हो। इसमें एक चीज थी, जैसे वर्ड लिखा हुआ है इसमें इल विल। जैसे मतलब जनरली क्या होता है कि पहले हम किसी चीज को हेट करते हैं, हेट करने के बाद हम उसको, इल विल का मतलब होता है कि हेट करने के बाद दुश्मनी, राइट। सो इल विल में, सो इल विल इंक्लूड्स हेट ऑल्सो, राइट। तो यहाँ पे जीनस, यहाँ पे जीनस इल विल को एज ए जीनस वर्ड यूज किया गया है, राइट। तो इसमें था हमारा स्टेट ऑफ माइंड का, हमारा इस चीज में हो चुका है। तो इसमें क्या है कि सेक्शन जो हमारा 12 है, इट इज नॉट द एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव क्यों नहीं है? बिकॉज हम साइकोलॉजिकल फैक्ट्स को हम सभी को नहीं लिख सकते। इट इज डिफिकल्ट टू एनुमरेट ईच एंड एवरी साइकोलॉजिकल थिंग, राइट। सो दैट्स व्हाई सच एज को लिख के इन्होंने, सच मीन्स एग्जाम्पल, राइट। तो इसी इसी वजह से कि इसके अलावा भी अगर कोई चीज स्टेट ऑफ माइंड है तो दैट विल आल्सो बी अ रेलिवेंट फैक्ट, राइट। अगर आप इसकी इलस्ट्रेशन, अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन वन देखोगे, विच सेज दैट अ फैक्ट रेलिवेंट एज शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अ रेलिवेंट स्टेट ऑफ माइंड must show that the state of mind exists not generally but in reference to the particular question in particular matter in question। मीन्स कि जब भी आपको एविडेंस देना है तब आपको जर्नली नहीं बताना है, आपको एविडेंसेस, आपको उस पर्टिकुलर तथ्य के ऊपर ही वो स्टेट ऑफ माइंड रेलिवेंट होगा, राइट। इसमें एक एग्जांपल था, आप इसमें देख सकते हो। जो मेरा एग्जांपल ओ है, illustration O, A is tried for the murder of B by intentionally shooting him dead. The fact that A on the other occasion shot at B is relevant as showing his intention to shoot B. The fact that A was in habit of shooting at people with intent to murder them is irrelevant। मीन्स कि A ने पहले B को पहले भी ओकेजनली उसको पहले हिट किया है, सो दैट इज द रेलिवेंट फैक्ट, ठीक है। बिकॉज अगर हम ये कहें भी वो तो सभी के ऊपर गोलियां चलाता रहता है, इट इज नॉट द रेलिवेंट फैक्ट। हमारा इलस्ट्रेशन एक्सप्लेनेशन वन इसी चीज को बार करता है कि आपको एविडेंस आपको जनरली आपको नहीं देने हैं। इसमें अगर आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल और बताऊं, इसमें चीज क्या है कि ए ने पहले भी बी को थ्रेट किया है, ठीक है, ठीक है। उसकी उसकी पहले भी हिस्ट्री है कि बी के अगेंस्ट उसकी इलविल है, ठीक है। बट जर्नली ये कहना तो, ये चीज तो होगी रेलिवेंट फैक्ट, बट जर्नली ए लोगों को हेट करता है या थोड़ा वॉलेंट पर्सन है, इट इज नॉट द रेलिवेंट फैक्ट, राइट। बिकॉज इट डज नॉट शो एज इंटेंशन टुवर्ड्स बी इन द पर्टिकुलर इंसिडेंट, right? Because it does not show A's intention towards B in this particular incident। हम बात कर रहे हैं उस particular incident के बारे में। अगर आप इसमें illustration P देखोगे, लास्ट illustration, A is tried for a crime। The fact that he said something indicating an intention to commit that particular crime is irrelevant।
The fact that he said something indicating a general disposition to commit crimes of that class is irrelevant fact. राइट, इसमें एक सिंपल एग्जांपल क्या होता है कि ये कहता है यार भी हमें तो यार कोई चोरी करनी पड़ेगी, चोरी करनी पड़ेगी, तभी हमारे पास कोई पैसे पूसे आएंगे। राइट, सो इट इज अ जनरल डिस्पोजिशन, तो इट इज नॉट अ रेलिवेंट फैक्ट। राइट, बट अगर हम किसी स्पेशल पर्टिकुलर के बारे में अगर हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल यार भाई हमें तो इस चीज के लिए तो यहाँ पे भी चोरी करनी पड़ेगी, लाला जी वहां पे नहीं होते हैं, तो इट इज रेलिवेंट फैक्ट। बट अगर मैं ये कह रहा हूँ कि हम हमें तो कुछ ना कुछ ऑफेंस करना पड़ेगा तभी हम अपना दिवालिया बचा सकते हैं, तो इट इज नॉट द रेलिवेंट फैक्ट। राइट, बिकॉज वो मैं जनरली कह रहा हूँ। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन टू रीड करोगे, बट वेयर अपॉन द ट्रायल ऑफ अ पर्सन accused of an offense, the previous commission by the accused of an offense is irrelevant within the meaning of this section. The previous conviction of such person shall also be a relevant fact. इसकी explanation टू जहाँ से स्टार्ट होती है, but aware, ये हमें क्या बताता है कि जो explanation टू है that is in the continuation of the explanation one, right, and it is the exception to explanation one, बट अवेयर। ठीक है, तो ये कोई डिफरेंटली नहीं स्टार्ट हो रहा, ये उसी के साथ ही इन द कंटिन्यूशन ही स्टार्ट हो रहा है। सो इसमें आप तो इसमें आप ना कई कई चीजें होती हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ए पहले भी, फॉर एग्जांपल इसमें मैं एग्जांपल ले सकता हूँ कि ए पहले भी कन्विक्ट हुआ था, मतलब फोरफिचर ऑफ करेंसी के ऑफेंस के अंदर। राइट, तो भी वो 2 साल बाद फिर से कन्विक्ट हो रहा है, तो आप उसकी जो स्टेट ऑफ माइंड है आप इस चीज से प्रूव कर सकते हो कि हाँ जी वो पहले भी कन्विक्ट हुआ था, तो उसको पता है कि ये जो ये करेंसी है ये फेक करेंसी है। राइट, तो उसका स्टेट ऑफ माइंड आप इस तरीके से भी आप उसको प्रूव कर सकते हो। सो इट इज द सेक्शन 12। इसमें ना आपके पास प्री में क्या क्वेश्चन आता है, इसमें ना कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं कि वहां पे ना सच्चा के बाद इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, इल विल वगैरह लिखा हुआ है, वहां पे वर्ड मोटिव नहीं लिखा हुआ। तो ये क्वेश्चन प्री में कई बार आया है कि क्या मोटिव भी लिखा हुआ है। आपको ऑप्शंस दे देंगे विच इज नॉट गिवन इन द सेक्शन 12, इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ और मोटिव। सो योर राइट आंसर वुड बी मोटिव। तो आगे हमारा है सेक्शन 13। सेक्शन 13 बात करता है फैक्ट्स बीरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल। Where there is a question whether an act was accidental or incidental, or done with the particular knowledge or intention, the fact that such act formed part of series of similar occurrences, in each of which the following, in which the person doing the act was concerned, is a relevant fact. It means कि for example it is the, अगर आप इसको देखोगे ये कह रहा है कि जहां भी आपको ये डिटरमाइन करना है कि ये एक्ट उसका एक्सीडेंटल था या उसने जानबूझ के किया या अनजाने में हो गया। राइट, तो आप तो क्या एविडेंस रेलिवेंट है जो उसके सिमिलर ओकूरेंसीज हैं। राइट, जो हमने पहले बात की थी सेक्शन इसकी अपने सेक्शन 14 में। तो इसमें जो तो जो पहले हमने बात की थी सेक्शन 14 में, जो मैं बताता था कि आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन वन उसकी बताती थी कि आपको सिर्फ उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में ही आपको स्टेट ऑफ माइंड के एविडेंसेस आपको देने हैं, दैट वुड ओनली बी द रेलिवेंट। अगर आप जनरली एविडेंसेस दे रहे हो दैट वुड नॉट बी रेलिवेंट। और सेक्शन 15 का कह रहा है कि जब आपको एक्सीडेंटल या इंसिडेंटल पता करना है, ठीक है, तब आप सिमिलर ओकरेंसेस के एविडेंस दे सकते हो। सो आप कहीं ना कहीं ये कह सकते हो कि सेक्शन 15 इज एक्सेप्शन, या एक हम कह सकते हैं कि एक फर्दर एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 14 की। राइट,
सो सेक्शन 15 इज वो हमें सिमिलर occurrences को रेलिवेंट कर रहा है। सेक्शन 14 की एक्सप्लेनेशन वन वो रिस्ट्रिक्ट कर रही है। इसका आप एग्जांपल ले सकते हो कि फॉर इंस्टांस कि आप इसकी जैसे क्या होता है, एक केस हुआ था, एक आपको ये प्रोपोजिशन भी कई बार एग्जाम्स में आ जाती है कि ए पर्सन बार्बर है। जो पर्सन ए है ही इज बार्बर, और जो उसका शेविंग ब्लेड है वो इतना क्लियर नहीं होता, उसी उससे एक्स पर्सन को इन्फेक्शन हो जाती है। और ये एविडेंसेस लाए गए कि पहले भी ए के शेविंग ब्लेड से वाई जेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा को भी रैशेज या इन्फेक्शन हुई है। तो आप कह सकते हो कि जो ए का एक्ट है इट इज नॉट द एक्सीडेंटल, राइट। सो इट इज द केस लॉ ऑफ हेल्स वर्सेस केरू, हेल्स वर्सेस केरू 1908 का ये केस लॉ है। अगर आप इसकी इलस्ट्रेशन भी अगर आप इसकी रीड करोगे तब उसमें कहते हैं ए इज accused of burning down his house in order to obtain money for which it is ensured. The fact that A lived in several homes successively, each of which is insured, in each of which a fire is occurred, and after each of which fire A received payment from a different insurance company, are relevant as tending to show that the fire were not accidental. It means कि एक जानबूझ के अपने घर को आग लगा देता था कि उसको इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। तो ऐसा उसने दो तीन बार उसने पहले भी किया था। तो जो वो इंस्टांसेस हैं, सिमिलर occurrences हैं, that would be the relevant fact to ascertain the question कि जो उसका एक्ट है, जो एक एक्ट हुआ, क्या वो एक्सीडेंटल था या इंटेंशनल था, राइट। सो इट इज द सेक्शन 13। अगर आप सेक्शन 14 की रीड करोगे, सेक्शन 14 टॉक्स अबाउट द कोर्स ऑफ बिजनेस, एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलिवेंट। सॉरी, फॉर एग्जांपल कि मेरा मैंने कोई लेटर को पोस्ट किया, तो वो वहां पे पहुंचा नहीं पहुंचा, ठीक है, तो मैंने तो बट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है, लेटर अक्सर पहुंच जाता है, राइट। तो ये चीज क्या रेलिवेंट होगी, तो क्या अगर वो पर्सन कहे भी हाँ जी मेरे पास तो नहीं पहुंचा, तो महकूम भी सर मैंने तो भेज दिया था और प्रॉपर कंप्लाइंस से भेजा था, तो इट इज अ रेलिवेंट फैक्ट। अगर आप सेक्शन 14 को रीड करोगे, व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन वेदर अ पर्टिकुलर एक्ट वाज डन, कि क्या वो लेटर पहुंचा या नहीं पहुंचा, द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कोर्स ऑफ बिजनेस, कि आमतौर पे वो लेटर पहुंच ही जाते हैं, अकॉर्डिंग टू विच इट नेचुरली, वर्ड नेचुरली को आप अंडरलाइन कर सकते हो, इट इज द की वर्ड, विच वुड हैव डन इज अ रेलिवेंट फैक्ट, राइट। सो इसमें क्या है कि जनरली आप इस चीज को आप रेलिवेंट कर सकते हो कोर्स ऑफ बिजनेस में, और वहां पे नेचुरली पहुंच भी जाता है। सो क्या कोई ऐसा कोई और लॉ है जो हमें इसके बारे में बताता हो कि जो सेम या सिमिलर चीज के बारे में हमें बताता हो? यस, अंडर द जनरल क्लोजेज एक्ट, हमने बात की थी ना कि जनरल क्लोजेज एक्ट इज अ जनरल लॉ जो हर जगह यूज हो जाता है। जनरल क्लोजेज एक्ट 1897 के सेक्शन को अगर आप सेक्शन 27 को रीड करोगे, उसमें बताया गया था, एक इसमें एक प्रिजम्पशन है, रेलिवेंसी किसमें है हमारी एविडेंस एक्ट में। इसमें एक प्रिजम्पशन है कि अगर आप कोई नोटिस या कुछ आप भेजते हो इन प्रॉपर रजिस्टर्ड पोस्ट, अगर आप उसकी रजिस्टर्ड पोस्ट करवा रहे हो जहाँ पे आपको एक्नोलेजमेंट वगैरह आपको मिलती है, राइट, तो अब प्रिजम्पशन ली जाती है कि वहाँ पे रिसीविंग के एड्रेस पे वो पहुंच चुका है। सेक्शन 27 टॉक्स अबाउट द प्रिजम्पशन। बट अगर बात क्या है कि अगर
आप रजिस्टर्ड पोर्ट से आप उसको नहीं बेचते हो, देन ये प्रिजम्पशन नहीं लगेगी। सो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि जनरल क्लोजेस एक्ट जो है ये आपका एक जनरल लॉ है। अगर कोई ऐसा लॉ, अगर कोई और लॉ ये कहता है भी ऐसी कोई प्रिजम्पशन नहीं है, देन विच लॉ विल प्रिवेल? द स्पेशल लॉ, राइट। जनरल लॉ जनरल होता है कि अगर कुछ भी नहीं बताया गया तब आप हमारे पास आ सकते हो, आप इसमें से देख सकते हो भी हाँ जी क्या 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 लॉ लगेगा। बट जहाँ पे आपकी आपने ही दे दिया तो वहां पे जनरल लॉज एक्ट नहीं लगेगा, राइट। सो अभी हमारा सेक्शन 14 तक कंप्लीट हो चुका है। अभी हम बात करेंगे, अभी हमारा टॉपिक स्टार्ट हो चुका है अब एडमिशंस। एडमिशंस क्या होते हैं ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। सो इसके आगे तीन चीजें होती हैं, स्टेटमेंट होती है, एक होती है स्टेटमेंट, एक होती है एडमिशन, एक और होती है कन्फेशन। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, राइट। अगर किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच।